हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे हैं। आइए चलिए नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में क्या था कि अपना हाफ पार्ट हो चुका था और हाफ पार्ट बकाया बचा हुआ था। ठीक है, जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए करना क्या है, यूट्यूब पर जाना है, सबसे पहले सर्च बटन क्लिक करना है, स्टडी विथ मनोज साहू टाइप करना है। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार की विंडो ओपन होगी, सब्सक्राइब करना है, होम पे जाएंगे, सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट पर जाना है, क्लास वाइज सभी वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बाद जिस क्लास की आप वीडियोस ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 9th की वीडियो ओपन करके रखा है, तो 9th की चैप्टर वाइज वीडियोस ओपन हो जाएंगी। चैप्टर 2 मैंने यहाँ पे प्ले कराया हुआ है, जो है वीडियोस कुछ इस प्रकार से प्ले होती नज़र आएंगी। आई बात समझ में? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं, चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। कहाँ तक हुआ था? अपना क्रांतिक वेग हो चुका था। क्रांतिक वेग में क्या था कि वह अधिकतम वेग जहाँ तक किसी द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होता है, और अगर यदि उस वेग से उसका वेग बढ़ जाता है तो धारा रेखीय प्रवाह के बजाय वो क्या हो जाता है, प्रक्षुब्ध प्रवाह जो हो जाता है, वो आपका क्या कहलाएगा? क्रांतिक वेग कहलाएगा। उसके बाद रेनाल्ड संख्या आती है। रेनाल्ड संख्या क्या है कि रेनाल्ड संख्या यह बताती है कि किसी भी द्रव का धारा रेखीय प्रवाह किसी भी द्रव का प्रवाह धारा रेखीय है या प्रक्षुब्ध है। ठीक है, यह संख्या की वैल्यू अगर 1000 से कम है तो आपका जो द्रव प्रवाह है वो क्या होगा? धारा रेखीय होगा। यदि 1000 से ज़्यादा है तो ये क्या होगा? आपका प्रक्षुब्ध प्रवाह होगा। आई बात समझ में? रेनाल्ड ने यह संख्या प्रयोगों द्वारा अपने प्रयोग से बताया था। उसके बाद आगे कह रहा है कि रेनाल्ड ने प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि क्रांतिक वेग का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है: नली के व्यास d, द्रव का घनत्व रो, और द्रव की श्यानता ईटा पर। ठीक है, अब जो है क्रांतिक वेग के टर्म्स में बताया हुआ है कि जो क्रांतिक वेग है इन सब के प्रोपोर्शनल होगा, तो क्या हो जाएगा? वीसी प्रोपोर्शनल ईटा की पावर a, रो की पावर 2, b एंड d की पावर c। क्या करेंगे? प्रोपोर्शनल हटाएंगे, आर ई एक कांस्टेंट लगाएंगे। जब एक आप आर ई कांस्टेंट लगाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि वी सी इक्वल आर ई ईटा ए रो बी डी की पावर सी। आर ई क्या है? जहाँ रेनाल्ड संख्या, ये एक विमाहीन राशि है। दोनों पक्ष विमा ले लीजिए, क्या हो जाएगा? वेग की विमा पता है m0 l t-1 होती है। विमा क्या है? ये आप फिजिक्स फर्स्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद सिग्मा नहीं, ईटा की बीमा रख दीजिए, रो की बीमा रख दीजिए, और डी की बीमा रख दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद बीमा की पावर को कैलकुलेशन किया हुआ है। क्या हुआ? m की पावर a प्लस बी मिला हुआ है, और l की पावर a -3, b प्लस c, और t की पावर -a। अब उसके बाद आगे क्या कर रखा है? कैलकुलेट किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे m की पावर a प्लस बी, वही चीज़ लिखा हुआ है। अब सॉल्व करेंगे, a प्लस बी इक्वल 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा? a इक्वल 1 आएगा। उसके बाद b इक्वल कितना आएगा? -1, c इक्वल -1। आप इसे आगे वैल्यू रख दीजिए, वी सी इक्वल ये आप रखेंगे तो फाइनल फार्मूला आपको ये मिलेगा। तो आर इक्वल क्या मिल जाएगा? रो वी सी डी अपान ईटा। आई बात समझ में? ये रेनाल्ड संख्या आर ई का फार्मूला डिराइव्ड हो चुका है। उसके बाद आगे क्या है? श्यानता। श्यानता क्या है? इसके पहले मैंने पढ़ाया है कि द्रव का प्रवाह में होने वाला विरोध, या कह सकते हैं कि जो हमारा दूध है वो जल से अधिक श्यान है। श्यानता का मतलब क्या हुआ? गाढ़ेपन से। जैसे कि जल है, जल क्या है? कम श्यान है, और जो हमारा दूध है वो ज़्यादा श्यान है। और दूध की अपेक्षा अगर शहद कहा जाए तो शहद जो है और अधिक श्यान है। श्यानता क्या है? द्रव का वह जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाले सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। ठीक है, जैसे कि पानी है, पानी जो है बहुत तेज़ गति से फ्लो होगा, और जो शहद है वो बहुत धीरे गति से फ्लो होगी, और जो दूध है वो थोड़ा और तेज़ गति से फ्लो होगा। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है? द्रव के धारा रेखीय प्रवाह में वेग प्रवणता और श्यानता गुणांक। यहाँ पे क्या कह रहा है कि OX जो है जल की निचली सतह है, और PX उसकी सबसे ऊपरी सतह है, और RX उससे डेल्टा Z ऊंचाई पर ऊंचली सतह है। उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि यहाँ पे क्या होगा? कह रहा है कि माना कि कोई द्रव किसी क्षैतिज तल OX पर प्रवाहित हो रहा है, तथा धारा रेखीय प्रवाह द्रव की वह परत जो तल OX से संपर्क में है स्थिर रहती है, तथा जैसे जैसे परतों की तल OX ऊंचाई से बढ़ती जाती है उनके बढ़ने का वेग भी बढ़ता जाता है। द्रव की सबसे ऊपरी परत सबसे अधिक वेग से बहती है,
माना कि द्रव की परतें पी क्यू तथा आर एस की स्थिर परत ओ एक्स से जेड ऊंचाई पर है तथा जेड प्लस डेल्टा जेड है तथा वेग वी एक्स तथा वी एक्स प्लस डेल्टा वी एक्स है। यहाँ पे मैंने क्या दिखाया हुआ है, आप फिर से डायग्राम पे देखिए, वही बात कह रहा है कि जेड ऊंचाई है और डेल्टा जेड ये ऊंचाई है, तो फाइनल क्या हो जाएगा, जेड प्लस डेल्टा जेड हो जाएगा। जो वेग है वी एक्स है और वी एक्स प्लस डेल्टा वी एक्स, ठीक है। फिर आइए क्या कह रहा है कि द्रव की परतों के बीच द्रव के प्रवाह की गति में अभिलंबवत दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अतः परतों पी क्यू तथा आर एस के बीच वेग प्रवणता डेल्टा वी एक्स अपान डेल्टा जेड। अब क्या कह रहा है, न्यूटन के अनुसार प्रवाहित होने वाले किसी द्रव की किन्हीं दो सतहों के बीच कार्य करने वाला श्यान बल F निम्न बातों पर निर्भर करता है। यह परतों के संपर्क क्षेत्रफल A के अनुपाती होता है, अर्थात A प्रोपोर्शनल A, इक्वेशन फर्स्ट लिया हुआ है। फिर कह रहा है यह परतों के बीच की वेग डेल्टा वी एक्स अपान डेल्टा जेड के अनुपाती होता है, अर्थात A प्रोपोर्शनल डेल्टा वी एक्स अपान डेल्टा जेड। आई बात समझ में। उसके बाद क्या है, कंबाइन कीजिए, ए प्रोपोर्शनल ए डेल्टा वी एक्स अपान डेल्टा जेड मिलेगा। यहाँ से आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ईटा, एक कांस्टेंट लगाया हुआ ईटा क्या है, कांस्टेंट है, ए इंटू डेल्टा वी एक्स अपान डेल्टा जेड। श्यानता गुणांक की विमा और मात्रक निकालेंगे तो ये आपको न्यूटन के नियम के अनुसार बल मिला कि हाँ श्यान बल कितना लग रहा है, एफ इक्वल ईटा ए डेल्टा वी एक्स अपान डेल्टा जेड। अब इसका विमा निकालिए तो सभी की विमाएँ रख दीजिए, एफ की विमाएँ एम एल टी माइनस टू, ए की विमा एल स्क्वायर और वी एक्स अपान वी जेड की वैल्यू रखेंगे टी माइनस वन हो जाएगा। फाइनल क्या मिलेगा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एन की विमा मिली एम एल माइनस वन टी माइनस वन। आई बात समझ में। एन का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। अब ईंटा श्यानता गुणांक ईंटा का छोटा मात्रक क्वाइज भी होता है, एक क्वाइज इक्वल कितना हो जाएगा 1/10 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, या कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड इक्वल 10 क्वाइज। आई बात समझ में। बस आज तक के लिए इतना ही, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू, बाय बाय।